So here we are going to learn about most important biochemical cycle, citric acid cycle. This citric acid cycle, it is proposed by a scientist called Sir Hans Krebs. तो इसको हम इसी के कारण also called as Krebs cycle, इसलिए इसको हम Krebs cycle भी कहते हैं। इस साइकिल का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं TCA साइकिल। TCA का मतलब है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ऐसा क्यों? क्योंकि साइकिल में जब हम देखेंगे तो इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के इंटरमीडिएट इन रो एक साथ बनते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, एकोनिटेट और आइसोसिट्रेट। तो सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, एकोनिटेट, एकोटिनिक एसिड या आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड, these three they formed in a row in the TCA cycle, इसलिए इस साइकिल का नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी दिया गया है। अब बेसिकली ये साइकिल क्या करती है? हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो भी हम मेटाबोलाइट्स या जो भी हम जिस रूप में अपना फूड लेते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स या लिपिड्स, अल्टीमेटली वो एक कॉमन इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट बनाता है जिसको कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। और कर्ब साइकिल उसी एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के द्वारा उसको ब्रेक डाउन करके प्रोवाइड करती है एनर्जी और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली इट इज व्हाट अ सिट्रिक साइकिल इज अबाउट। देखते हैं कि इट इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिकली catalyzed reaction that form a common pathway for oxidation of all metabolic fuels। कौन कौन सी फ्यूल्स? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। जिससे हमें क्या मिलता है? थ्रू विच इट प्रोवाइड एसिटाइल कोएंजाइम ए, और वो बाद में ब्रेक डाउन होके हमें क्या देता है? कुछ हाई एनर्जी कंपोनेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बेसिकली अगर हम कहें कि ये आपका एक सिट्रिक एसिड साइकिल है, ये बेसिकली एक सीरीज है जिसमें एक एंजाइमेटिकली एक रिएक्शन चलती चली जाती है, और जितने भी हमारे कॉमन मेटाबॉलिक फ्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, जिससे जो एसिटाइल कोएंजाइम में मिलता है उसको ब्रेक डाउन करके ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। अब अगली बात कर लेते हैं कि इसकी साइट क्या है। अगर साइट की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज बेसिकली द साइट ऑफ द Krebs साइकिल, क्योंकि लगभग ऑल द एंजाइम्स जो Krebs साइकिल के लिए चाहिए वो यहीं पे मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं Krebs साइकिल के बारे में। देखिए ये आपके सामने एक Krebs साइकिल है। मोस्टली आपने Krebs साइकिल को अभी तक एक सर्कुलर फैशन में ही देखा हो। इसको आज हम एक रेक्टेंगुलर फैशन में याद करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें अपने आप आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं। तो अगर हम बात करें, इसमें भी टोटल 10 ही सबस्ट्रेट है। जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस में याद किया था कि इसमें भी 10 सबस्ट्रेट हैं, इसमें भी टोटल 10 ही सबस्ट्रेट है। हमें क्या करना है कि 5 सबस्ट्रेट को 1 2 3 4 5 सबस्ट्रेट को हमें ऊपर लिखना है और 5 सबस्ट्रेट को हमें नीचे लिखना है। तो ये 10 हो। याद कैसे रखना है? याद करने के लिए एक निमोनिक है इसका कि ओ सिट्रिक एसिड
is of course a silly, stupid, funny molecule. O citric acid is of course a silly, stupid, funny molecule. ये इसलिए भी था कि एक बार क्लास में था कि सर इतनी सारी आपने बायोकेमिकल रिएक्शंस करवा दी हैं, इतने सारे निमोनिक हो गए हैं, तो अब ये कैसे भी याद रहे कि कौन सा निमोनिक कौन सी साइकिल का है। तो कोशिश की जाए कि उस साइकिल का नाम अगर निमोनिक में आ जाए तो थोड़ी आसानी हो जाती है याद रखने। तो निमोनिक बना ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स ए सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। ये अगर मैं इसमें निमोनिक की बात करूं तो ओ का मतलब ये रिएक्शन ऑक्सैलो एसीटेट से स्टार्ट होती है, तो ओ फॉर ओ ऑक्सैलो एसीटेट, सिट्रिक एसिड एकोटिनिक एसिड, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइमेन, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट और आखिर में ये ऑक्सैलो एसीटेट ही बना देता है। तो इस तरह से आपको निमोनिक इसमें देखना। अब हम इसको समझते हैं कि ये पाथवे कैसे चलती है, हाउ इट स्टार्ट। तो हमारे पास जो भी एसिटाइल कोएंजाइम में आया किसी भी मेटाबॉलिक फ्यूल से, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे प्रोटीन है, लिपिड है, क्रब साइकिल का काम है कि उसको ब्रेक डाउन करना और उसमें से हमें एनर्जी को प्रोवाइड करना। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इस ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट कर जाती है। एसिटाइल कोएंजाइम में C2 कार्बन, ऑक्सैलो एसीटेट आपका C4 कार्बन है, तो ये दोनों के दोनों मिलके एक बना लेता है C6 कार्बन। तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे करके एक C6 कार्बन बना दिया। अब सिट्रेट जो C6 कार्बन है, it just convert into cis-acotinic acid C6 और then it convert into the isocitrate C6। इस एकोटिनेट को अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से डॉटेड बॉक्स में बनाया है, ये इंडिकेट करता है कि इट ओनली फॉर्म फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। इसके बाद आइसोसिट्रेट आल्सो इट कन्वर्ट इनटू ऑक्सैलोसक्सिनेट फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड C6 एंड अल्टीमेटली इट कन्वर्ट इनटू द अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब अभी ध्यान दीजिए कि ऑक्सैलोसक्सिनेट इज C6 बट अल्फा कीटोग्लूटारेट इज C5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं जी, चलिए जी एक कार्बन डाइऑक्साइड ये हमने बाहर निकाल दिया। अब हम बात करें C5 अल्फा कीटोग्लूटारेट, तो इससे बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A C4, बना देते हैं जी, ये हमने बना दिया। अगर दोबारा से ध्यान दें तो यहाँ C5 है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A C4 है, इसका मतलब हमें एक और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया। ठीक, तो यहाँ पर ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से स्टेप पे कार्बन डाइऑक्साइड क्रब साइकिल में निकलती है। तो हम याद रख सकते हैं कि एक वो अल्फा कीटोग्लूटारेट से पहले और एक निकलती है अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद। ये कुछ वैसा ही है कि दो ही समय कटे हैं जिंदगी में बड़े मुश्किल से, अरे एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। हमें क्या याद रखना है कि दो ही जगह कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है क्रब साइकिल में, एक अल्फा कीटोग्लूटारेट से पहले और एक अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद। ठीक, तो अब हम पे एक सक्सिनाइल कोएंजाइम में C4 बन गया। इसके बाद इसने बनाया सक्सिनेट C4 कार्बन, फ्यूमरेट C4 कार्बन, मैलेट C4 कार्बन और ऑक्सैलो सक्सिनेट ऑक्सैलो एसीटेट C4 कार्बन, जहां पर आके रिएक्शन। तो इस तरह से हमारी ये बायोकेमिकल पाथवे चली। अब इसको मैंने रेक्टेंगल में क्यों लिखा है बेटा, अगर आप गौर करें तो जो इसकी दो छोटी साइड है कौन कौन सी, एक तो जी ये वाली और एक ये वाली, these two basically represent the two irreversible step of Krebs cycle। मतलब पूरे Krebs साइकिल में सिर्फ दो ही इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं, एक इस साइड पे आ रहा है, दूसरा इस साइड पे आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं इसका पहला इरिवर्सिबल स्टेप के बारे में, तो ये है जब एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जुड़ के सिट्रेट बनाएगा, तो इट इज द फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। अब बात कर लीजिए इसके एंजाइम का नाम क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है कि दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं बिना एटीपी के, सिंथेसाइज कर रहा है सिट्रेट, तो नाम है सिंथेस। और क्या बना रहा है ये सिट्रेट, तो इस स्ट्रक्चर सिट्रेट सिंथेस। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप का एंजाइम का नाम क्या होगा, सिट्रेट सिंथेस। ऐसे ही हम दूसरे इरिवर्सिबल एंजाइम का नाम देख लेते हैं। जब
हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें एक एनर्जी फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी NADH। और मैंने बताया कि जहां पर भी आपको NADH आएगा वहां पर एक शब्द आएगा ही आएगा जिसको हम कहते हैं डीहाइड्रोजीनेस। डीहाइड्रोजीनेस, तो ये किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? अल्फा कीटोग्लूटरेट के ऊपर। तो बड़ा नाम सिंपल हो जाएगा जी, अल्फा कीटोग्लूटरेट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजीनेस कॉम्प्लेक्स। बेसिकली ये एंजाइम भी जैसा हमने जब पाइरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम में बनाया था वहां पर एक PDH कॉम्प्लेक्स आया था, तो सेम आपका यही एंजाइम ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होता है, वही विच कंसिस्ट ऑफ वही 3 एंजाइम और 5 कोएंजाइम जो PDH कॉम्प्लेक्स के पास होता है। तो इस तरह से हमने ये दोनों के दोनों जो एंजाइम हैं वो याद रख लिए। तो आप याद रख सकते हैं कि जो फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप का एंजाइम का नाम है दैट इज सिट्रेट सिंथेस, और जो दूसरा एंजाइम है जो सेकंड इरिवर्सिबल एंजाइम है दैट इज अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजीनेस कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहले एंजाइम्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं इस एंजाइम आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजीनेस की, तो बेटा दिस एंजाइम is basically called as allosteric enzyme। एलोस्टेरिक एंजाइम। अब ये एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है? हमारी बॉडी में कुछ अलग से एंजाइम होते हैं जिसपे अपनी एक्टिव साइट के अलावा एक अदर साइट भी होती है। जैसे ये मैं एक एंजाइम का स्ट्रक्चर बनाया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और इसमें हम एक ही साइट अलग से बनाए। तो ये अगर हम माने कि बेसिकली ये आपकी अगर एक्टिव साइट है, तो जो ये साइट आपकी एडिशनल यहाँ पर है, एलोस मीन्स अदर, एक्स्ट्रा, तो उसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। और इस तरह के एंजाइम को कंट्रोल करने के लिए एक होता है इंड्यूसर और एक होता है रिप्रेसर, जो रिप्रेस करता है। इंड्यूसर का क्या मतलब है कि जब इंड्यूसर यहाँ पर जाके रिएक्ट करेगा तो ये एंजाइम को कहेगा कि यू प्लीज स्टार्ट द रिएक्शन, तो वो रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा। और अगर रिप्रेसर यहाँ पर जाके लग जाएगा तो ये क्या करेगा कि ये सिग्नल देगा कि यू हैव टू स्टॉप द रिएक्शन, तो ये यहाँ पर जाके रुक जाएगा। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजीनेस एक एलोस्टेरिक एंजाइम। अगर हम बात करें कि इसका इंड्यूसर क्या हो सकता है, तो बड़ा सिंपल है, याद रखना कि क्रब्स साइकिल का पर्पस है एनर्जी को बॉडी में प्रोड्यूस करना। अगर बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, मतलब इफ द बॉडी इज इन एडीपी, बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, तो एडीपी इसको जाके कहेगा कि प्लीज मुझे बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो यू प्लीज स्टार्ट द रिएक्शन। तो हियर द एडीपी विल एक्ट एज द इंड्यूसर। और अगर बॉडी के पास काफी सारी एनर्जी है NADH के रूप में, तो ये जाके कहेगा कि बॉडी के पास बहुत एनर्जी है, आपको और बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर रोक देगा कि इट एक्ट एज द इनहिबिटर। तो हम ये याद रखें। एक तो चीज आपको ये एंजाइम के बारे में, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजीनेस के बारे में याद रखें। एक और प्रॉपर्टी जो बिल्कुल नीचे इसके एंजाइम है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजीनेस, इसके बारे में याद रखेंगे। देखिए बेटा, पहले तो ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है पीछे हल्का सा ब्राउन कलर का, बेसिकली ये इंडिकेट कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। तो आप मेरी वीडियो में जहां पर भी ये बॉक्स जिस भी पाथवे में देखेंगे और जितनी जगह देखेंगे, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि वो उतना पाथवे इज ऑकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और जो रेस्ट उसके बाहर का व्हाइट पोर्शन होगा दैट इज इन द साइटोप्लाज्म। ये कलर कोडिंग आपको हर जगह देखने को मिलेगी। अब हम बात करें सक्सिनेट डीहाइड्रोजीनेस एंजाइम की, तो ये क्या चीज है? देखिए वैसे तो हर एक एंजाइम हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं एक यहाँ पर छोटा सा बना लूं, यहाँ पर बना लेते हैं कि ये आपका सपोज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और अंदर ये आपका है मैट्रिक्स, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो पांचवी हो रही है करब साइकिल की, ये पांचवी आपकी हो रही है मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि एंजाइम्स यहीं पे प्रेजेंट हैं और इट इज टेकिंग प्लेस यहीं पे, ये करब साइकिल के अंदर ये चल रहा है। लेकिन अगर मैं एक और पाथवे की बात करूं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर होती है। अब जो ये हमारा एंजाइम है जिसको हम कहते हैं सक्सिनेट डीहाइड्रोजीनेस, ये बहुत मेहनती एंजाइम है जी, बहुत मेहनत करता है। मतलब
ये वो एंजाइम है जो एक करब साइकिल के स्टेप को भी करता है, जो सा आप देख रहे हैं, जो सक्सीनेट से फ्यूमरेट बना रहा है। और यही वाला एंजाइम भी ईटीसी साइकिल के कॉम्प्लेक्स 2 को भी कंट्रोल करता है कि उसको भी करता है। अब सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज को दोनों काम करने हैं कि करब साइकिल को भी चलाना है और ईटीसी का कॉम्प्लेक्स 2 भी चलाना है। तो ये क्या कोशिश करता है कि एक उसको फेवरेबल पोजीशन मिल जाए कि जिससे ये दोनों काम कर सके। तो ये क्या करता है कि ऑन द इनर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये यहां पर इनर इनर सरफेस ऑफ इनर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये यहां पर जाके अपने आप को अटैच कर लेता है, जिससे ये यहां पर दोनों की दोनों रिएक्शन करब साइकिल को भी कर पाएगा और ईटीसी को भी। तो इसके बारे में यही बात याद रखनी है कि सारे के सारे एंजाइम, they are freely movable in mitochondrial matrix except the succinate dehydrogenase enzyme. It is attached on inner surface of inner mitochondrial membrane. ये चीज आप याद रखें। तो लगभग ये 4 एंजाइम के बारे में हमने याद कर लिया है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एनर्जेटिक्स की। करब साइकिल में सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है और याद रखना आसान है। जैसे मैंने कहा था कि रेक्टेंगल में आप 5 सबस्ट्रेट ऊपर रख लीजिए, 5 सबस्ट्रेट नीचे रख लीजिए, तो इसमें बेटा 5 ही जगह आपकी एनर्जी भी निकलती है। वो कौन कौन सी एनर्जी है वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम पहली बात करें, बड़ा याद रखना आसान है कि जो इसका एलोस्टेरिक एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, तो पहला NAD से NADH वहां पर बनेगा। एक तो एनर्जी हमने यहां पर निकाल दी। दूसरा, जो इसका दूसरा इरिवर्सिबल स्टेप है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, दूसरा हाई एनर्जी NAD से NADH यहां पर हमने निकाल दिया। और तीसरा NADH का निकलता है एट द लास्ट स्टेप, थर्ड इज द लास्ट, तो NAD से NADH यहां पर निकाल दिया। तो ये तो हो गए 3 हाई एनर्जी कंपोनेंट जो इसमें करब साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं, जो बेसिकली 2.5 एटीपी देते हैं। अब इसके बाद अगर एक लोअर पे आए FADH2 जो 1.5 एटीपी देता है, वो कहां पर निकलता है वो भी याद रखना आसान है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो एंजाइम आपका करब साइकिल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे अटैच है, तो FAD से FADH2 यहां पर निकलता है। या हम इसको ये भी याद रख सकते हैं कि पहला FADH या एक FADH वहां निकलता है जहां सिर्फ एक पहला F करब साइकिल का आता है, फ्यूमरेट, तो फ्यूमरेट और FADH भी आप याद रख सकते हैं। तो ये हो गया इसका चौथा हाई एनर्जी कंपोनेंट। अब बचा हमारा आखिर में जो सबसे लो है एटीपी। एटीपी कहाँ निकलता है, इसको कैसे याद रखेंगे कि जहां 2s लगातार आते हैं वहां एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है। 2s का मतलब क्रेब साइकिल में सक्सीनाइल कोएंजाइम में और सक्सीनेट, जहां 2s लगातार आ रहे हैं वहां एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब एक टीपी का बनना। अब इसमें एक और चीज आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहां पर एडीपी या जीडीपी दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। जीडीपी, जीडीपी से तो बनेगा जीटीपी और एडीपी से बनेगा आपका एटीपी, मतलब ये ध्यान रखिए। अब यहां पर ये दोनों चीज क्यों, क्योंकि ये पाथवे बड़ा यूनिक है कि अगर बॉडी फेड स्टेट में होगी तो इट विल प्रोड्यूस एटीपी। प्लीज नोट कि बॉडी अगर फेड स्टेट में होगी तो ये एटीपी को प्रोड्यूस करेगा, और बॉडी अगर फास्टिंग स्टेट में होगी तो ये जीटीपी को प्रोड्यूस करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि फास्टिंग स्टेट में बॉडी को एनर्जी के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये फास्टिंग के दौरान होता है। जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होने के लिए जीटीपी चाहिए, और वो जीटीपी यहीं से करब साइकिल उसको देता है, इसलिए हम ये याद। तो बेसिकली हमने क्या याद कर लिया कि यहाँ पर 5 जगह आपकी हाई एनर्जी निकलती है टोटल एट द 5 प्लेस। पहला हम कैसे याद रखेंगे कि पहला इज NADH, 3 NADH, पहला NADH एलोस्टेरिक एंजाइम पे, दूसरा NADH दूसरा इरिवर्सिबल स्टेप पे, और तीसरा NADH आखिरी स्टेप पे। अगला FADH2 निकलेगा जहां पर पहला F इस साइकिल का आएगा, और सिर्फ एक सबस्ट्रेट लेवल ATP होगा जहां 2s आपके एक साथ आएंगे। तो इससे ये हम याद रख सकते हैं कि आसानी से कि कहां पर हमारी एनर्जी निकले। इसके बाद हम इसकी कुछ हल्की सी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं। अब जैसे एक है कि मान लीजिए कि कोई पर्सन ने चूहे मारने वाली दवाई खा के एक सुसाइडल अटेम्प्ट किया, मतलब उसने एक साथ 10 गोली खा ली एंड इट ट्राई अ सुसाइडल अटेम्प्ट। तो जो ये चूहे
मारने वाली दवाई होती है जिसको हम रैट पॉइजन कहते हैं। बेसिकली अगर केमिकल नाम देखा जाए तो ये है फ्लोरो एसीटेट, फ्लोरो एसीटेट। और ये फ्लोरो एसीटेट क्या करती है कि आपका ये वाला एंजाइम एकोनीटेस, जिसे सिस एकोटिनिक एसिड से जो आइसोसिट्रिक एसिड बनाता है, सिस एकोटिनिक एकोनीटेस, उसको इनिबिट कर देता है। जैसे ये इनिबिट हो जाएगी, जो क्रब साइकिल एक वाइटल साइकिल है जो एनर्जी के प्रोड्यूस करती है, तो ये इनिबिट हो जाएगा एंड इट इज फेटल फॉर दैट पर्सन। दूसरा, हम अगर एक केमिकल सिग्निफिकेंस इनिबिटर की बात करें, आर्सेनिक, बात कर लेते हैं आर्सेनिक की। बेसिकली आर्सेनिक क्या करता है कि इट इनिबिट योर अल्फा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। आर्सेनिक इसको इनिबिट कर देता है और यहीं पे आपकी रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। एक और है कि अगर अमोनिया की इंटॉक्सिकेशन हो जाए, अमोनिया इंटॉक्सिकेशन मींस अगर बॉडी में जरूरत से ज्यादा मात्रा में अमोनिया बन जाए, देन इट मे आल्सो इनिबिट द अल्फा केटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, और यहीं पे आपकी साइकिल रुक सकती है। तो मतलब बोथ आर्सेनिक और ये टॉक्सिक है नेचर के। अब अगर हम बात करें कि अगर हमें एक कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए, कि हमें लगता है कि बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत है, तो कोई एक कंट्रोल मैकेनिज्म हो कि जब ठीक है जी एनर्जी बन गई है कि करब साइकिल आप रुक जाइए, अभी एनर्जी मत प्रोड्यूस करिए, तो उसके लिए द नेम इज मेलोनिट। मेलोनिट, तो मेलोनेट बेसिकली क्या है, एक कम्पिटिटिव इनिबिटर है, मतलब इसका एक गुड फार्मालॉजिकल एक्शन है। तो अगर बॉडी में एनर्जी बहुत है तो मेलोनेट सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस एंजाइम को रोक देगा और कहिए जी अभी कुछ दिन के लिए आप आराम कीजिए, कुछ देर के लिए आप आराम कीजिए, सॉरी, और अगर बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी तो मेलोनेट यहाँ से निकल जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। देखिए एक चीज और याद रख सकते हैं कि मेलोनेट बेसिकली जो नॉन टॉक्सिक है, बॉडी के लिए एक गुड फार्मालॉजिकल एक्शन करता है, उसने सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस को ही क्यों चुना? क्योंकि बेटा इसके बाद जितने भी ये हाई एनर्जी कंपोनेंट NADH या FADH2 बनते हैं, अगर मुझे उसमें से ATP को निकालना है तो वो अगली रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाएंगे। और अगर और हमें पता है कि सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस एंजाइम आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी कंट्रोल करता है, कंपोनेंट सेट। तो मेलोनेट क्या करता है कि एक एंजाइम जो दोनों की दोनों रिएक्शन करब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कंट्रोल कर रहा है, उसी दोनों को एक साथ इनिबिट कर देता है, जिससे ये भी रुक जाती है वो भी रुक जाती है। और जब बॉडी को जरूरत होगी तो जब ये रिमूव होगा तो ये भी चल जाएगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी चल जाएगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में याद रखें। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम याद रखते हैं कि क्रब साइकिल बेसिकली, कि अगर आप ये देखें कि ये क्रब साइकिल C4 कार्बन से शुरू हुआ, ऑक्सैलो एसीटेट, बीच में बना सिट्रेट जो 6 कार्बन था, फिर इस एंड पे आके बन गया अल्फा केटोग्लूटरेट जो C5 कार्बन था, लेकिन फिर ये बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम में जो C4 कार्बन, और अल्टीमेटली इसने ऑक्सैलो एसीटेट ही बनाया व्हिच इज C4 कार्बन। तो हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन ने ना तो कोई कंपोनेंट बनाया ना कोई कंपोनेंट प्रोड्यूस किया। प्लीज रिमेंबर कि इट इज रिटन कि देयर इज, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट कि देयर इज नो नेट जनरेशन ऑफ एनी ऑफ द साइकिल इंटरमीडिएट। ये कई जगह पूछा गया है, ये आप याद रखेंगे। और हम इसको कैसे कह सकते हैं कि बेसिकली इट प्रोड्यूस द अनअल्टर्ड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ TCA साइकिल। याद रखिएगा प्लीज कि यहाँ पर कोई भी साइकिल का इंटरमीडिएट या ऑक्सैलो एसीटेट नहीं बनता, ये साइकिल ऑक्सैलो एसीटेट से ही शुरू होती है और ऑक्सैलो एसीटेट पे ही खत्म होती है। मतलब कह सकते हैं कि दुनिया गोल है, हमने वैसे इसको रेक्टेंगल कर दिया, हाँ जी, लेकिन कोई नहीं। एंड इट इज ऑल्सो, हम कह सकते हैं कि अनअल्टर्ड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस साइकिल। तो बेटा अगर मैं देखूं कि एक बड़ा TCA साइकिल को एक बार मैं समराइज कर दूं फटाफट। TCA साइकिल सर हंस क्रैब ने दिया था, जिसके कारण इसका नाम क्रब साइकिल पड़ा। इसका दूसरा नाम TCA साइकिल भी पड़ा क्योंकि इसमें 3 एसिड, सिट्रिक एसिड, एकोटिनिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड एक रो में बनते हैं। साइकिल क्या है कि ये बेसिकली जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड्स, इनका जो भी एक कॉमन इंटरमीडिएट है एसिटाइल कोएंजाइम में, उसको ब्रेक करके हाई एनर्जी कंपोनेंट और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। होती है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। याद कैसे रखेंगे कि 5 हम सबसेट ऊपर लिखेंगे, 5 सबसेट नीचे लिखेंगे। निमोनिक है, ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स ए सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल।
रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी एसिटाइल कोएंजाइम के साथ जोड़ के ऑक्सैलो एसीटेट के साथ सिट्रेट बन जाएगी। इस एकोटिनिक एसिड आइसोसिट्रेट ऑक्सैलो सक्सिनेट अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनेट फ्यूमारेट और मैलेट बन जाएगा। इसके अंदर हम याद रखेंगे कि इसकी जो दो छोटी साइड है वो दो इसके इरिवर्सिबल स्टेप हैं। कौन कौन से? सिट्रेट सिंथेसिस द फर्स्ट इरिवर्सिबल, अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स इज द सेकंड इरिवर्सिबल स्टेप। इसके अलावा दो एंजाइम के बारे में और कि आइसोसिट्रेट एंजाइम एक एलोस्टेरिक एंजाइम है और इसके नीचे वाला सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम वो एंजाइम है जो बेसिकली आपका अटैच एंजाइम है, फ्रीली मूवेबल नहीं। इसके बाद इसमें 5 जगह एनर्जी निकलती है। एक पहला NADH एलोस्टेरिक एंजाइम पे, दूसरा NADH सेकंड इरिवर्सिबल स्टेप पे, तीसरा NADH आपका आखिरी स्टेप पे। पहला FADH जहां एक F आता है वहां निकलेगा और जहां दो S आते हैं वहां पर एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। अगर पर्सन काफी सारी गोली रेड पॉइजन फ्लोरोएसिटेट ले लेता है तो एकोटिनिस को इनहिबिट कर देगा। अगर वो आर्सेनिक ले लेगा या अमोनिया ज्यादा हो जाएगा तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देगा, जो दोनों की दोनों टॉक्सिक रिएक्शन है। मेलोनेट बेसिकली कम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस को जब जरूरत पड़ती है कंट्रोल करता है, उसको रोकता है, जिससे ये दोनों की दोनों आपकी करब साइकिल और ETC को कंट्रोल करता है। अगर मैं बात करूं इस करब साइकिल में तो ये साइकिल ऑक्सैलो एसीटेट से ही शुरू होती है और ऑक्सैलो एसीटेट पे ही खत्म होती है। इसका मतलब इसके अंदर ना तो ऑक्सैलो एसीटेट बनता है ना ही कोई साइकिल का इंटरमीडिएट बनता है और इट प्रोड्यूसेस अनअल्टर्ड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द पीसीस। तो ये तो हो गया, हमने एक सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में जाना। अब कुछ हम सिट्रिक एसिड साइकिल की कुछ सिग्निफिकेंस या प्रॉपर्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिए कि इट शो एम्पीबॉलिक प्रॉपर्टी। इट शोज अ एम्पीबॉलिक प्रॉपर्टी। एम्पीबॉलिक का क्या मतलब होता है कि व्हेन इट शोज बोथ द नेचर एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, मींस एंडोजेनिक एनर्जी बनाता भी है, एक्सोजेनिक एनर्जी प्रोड्यूस भी करता है। तो हम पहले इसका एनाबॉलिक रोल देखते हैं। एनाबॉलिक रोल का क्या मतलब है कि फ्रॉम हियर इट सिंथेसाइज सेवरल अदर कंपोनेंट। हियर इट सिंथेसाइज सेवरल अदर कंपोनेंट्स, मतलब कुछ अलग चीजें बनाता है। जैसे आप ध्यान दें कि अगर बॉडी वेल फेड स्टेट में हो तो ये जो सिट्रेट, इससे हम एसिटाइल कोएंजाइम में ले सकते हैं एंड ये एसिटाइल कोएंजाइम में हमारा फैटी एसिड सिंथेसिस को करने में मदद कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, इट हेल्पफुल इन ग्लूटामिक एसिड, और हमें पता है कि ग्लूटामिक एसिड प्रोड्यूस गामा गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, जो कि एक न्यूरो इनहिबिटर ट्रांसमीटर विच इज द न्यूरो इनहिबिटर। तो इससे हम देख सकते हैं कि इसका एक एनाबॉलिक रोल है कि ये अलग कंपोनेंट बॉडी के बनाने में मदद करता है। अगर मैं बेटा आपसे बात करूं कैटाबॉलिक की, कैटाबॉलिक का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन। तो आप ये देखिए कि जो हमें ये कॉमन इंटरमीडिएट एसिटाइल कोएंजाइम जैसे कार्बोहाइड्रेट पाइरुवेट में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, लिपिड बाद में फैटी एसिड, दे प्रोवाइड वन एसिटाइल कोएंजाइम। तो इट ब्रेक, इसका क्या कैटाबॉलिक रोल है कि इट ब्रेक द एसिटाइल कोएंजाइम में फाइनली टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी को हम कहते हैं कि इसका ये एक कैटाबॉलिक रोल। तो हमने देखा कि TCA साइकिल का बेसिकली दो रोल हैं। कौन कौन से? इट शो एम्पाबॉलिक नेचर। एम्पाबॉलिक की हम क्या बात करेंगे कि ये एक कैटाबॉलिक भी पाथ, एनाबॉलिक पाथवे भी शो करता है और ये बेटा एक आपका एनाबॉलिक पाथवे भी शो करता है, ये देख सकते हैं। इसके अलावा ना प्लीज नोट कि इसका एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रोल है, इसका लिखा है एनाप्लीरोटिक रोल ऑफ TCA साइकिल। एनाप्लीरोटिक का बेसिकली क्या मतलब है? देखिए, फीलिंग अप रिएक्शन, फीलिंग अप रिएक्शन, या दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि इट डू द रेप्लिशमेंट ऑफ डिप्लीटेड इंटरमीडिएट्स ऑफ TCA ऑफ TCA। इसका क्या मतलब है कि आप ये देखिए कि जैसे आपका ऑक्सैलो एसीटेट है, ये ऑक्सैलो एसीटेट से सिट्रेट बन रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो कंज्यूम हो रहा है। तो ड्यूरिंग द फास्टिंग स्टेज एक हम पे प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो बेसिकली क्या करता है कि बॉडी को तो ग्लूकोज चाहिए, लेकिन क्या करता है कि पाइरुवेट से वी फॉर्म ऑक्सैलो एसीटेट। तो फिलिंग अप मतलब जो प्रोडक्ट अभी सिट्रेट बनाने में थोड़ा सा खर्च हो गया था, उसको हमने किसी और के माध्यम से उसको फिल अप कर दिया
हम कह सकते हैं कि हमने क्या कर दिया कि जो इंटरमीडिएट आपका खत्म हो गया था, डिप्लीट हो गया था, वो हमने इसको रेप्लेनिश कर दिया दोबारा से। इसी को कहते हैं एनाप्लीरोटिक रोल। एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे सक्सिनाइल कोएंजाइम में आगे जब जाएगा तो ये सक्सिनेट बनाएगा, फिर फ्यूमरेट, मैलेट, फ्यूमरेट और फिर ये ऑक्सैलोएसीटेट बनाएगा। तो ऐसी सक्सिनाइल कोएंजाइम में ये हीम बनाने में भी यूज करता है, ये इसका एनाबॉलिक रूल है। तो हो सकता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में बॉडी में इसमें क्रब साइकिल में कंज्यूम हो जाए, तो ये जो आपके अमाइनो एसिड हैं आइसोल्यूसिन, वैलिन, थ्रियोनिन और मिथ्योनिन, ये सारे के सारे सक्सिनाइल कोएंजाइम को बना देंगे एंड दिस बेसिकली रिप्रेजेंट द एनाप्लीरोटिक। तो ये हमने सोचा समझा कि टीसीए साइकिल बेसिकली एक एम्पीपॉलिक पाथवे है, एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे, और ये एक इसका एनाप्लीरोटिक रोल भी शो करता है। आखिर में हम बात कर लेते हैं अब एनर्जी की। क्वेश्चंस बहुत पुराना है कि अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो कितना एटीपी को प्रोड्यूस करे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिट्रिक एसिड साइकिल में कितना एनर्जी बनी। अगर 3 NADH है, न्यू कंसेप्ट के हिसाब से 7.5, ओल्ड अगर लेंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड में एक NADH से 3 एटीपी बनता है, न्यू में एक NADH से 2.5 एटीपी बनता है। FADH2 1.5, 1 GTP 1, तो ये हो गया टोटल 10। मतलब एक एसिटाइल कोएंजाइम में जब ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर 10 मिलता है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रेब्स साइकिल में रन होते हैं, तो 2 से हमें कितना मिलेगा 20। तो आइदर हम 20 याद रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू कंसेप्ट, और अगर हम ओल्ड कंसेप्ट पे जाएं तो ये हो जाएगा आपका 24। अब हम बात कर लेते हैं टोटल। देखिए कि अगर मैं कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन कर दूं ग्लूकोज की तो हमें कितना देखने को मिले। हमने याद किया था कि अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात करूं तो या तो ये 7 होगा या ये 5 होगा। ये हमने ग्लाइकोलाइसिस में बात किया था कि ये इस पे डिपेंड करेगा कि NADH ने माइटोकॉन्ड्रिया के एंटर करने के लिए कौन सी शटल का इस्तेमाल किया है, ग्लिसरोफॉस्फेट शटल का किया है या मेलेट एस्पार्टेट शटल का किया है, क्योंकि एक के अंदर इट गोस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ NADH और दूसरे में इट गोस इन द फॉर्म ऑफ FADH, इसलिए यहाँ पर फर्क आ जाता है। यू कैन प्लीज सी द वीडियो ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, वहां पर ये चीज आपको और क्लियर से जाएगी। अगर मैं बात करूं पीडीएच रिएक्शन की तो वहां पर 2 NADH है तो 5 मिल जाएगा। अगर मैं हम बात करें आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल की तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नेट एटीपी गेन है वो आपका 32 या 30 रहेगा। और अगर मैं आपका ओल्ड से बात करूं अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका ये 8624 टोटल आता है आपका। तो बेटा ये था आपका पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और जिसके अंदर हमने बहुत से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश करी है। अगेन माय अप्रोच वन पेज वन टॉपिक है। तो दैट्स ऑल फॉर द क्रेब्स साइकिल। और आखिर में कुछ आपके लिए कि मंजिलों की कभी परवाह ही नहीं कही, मंजिलों की कभी परवाह ही नहीं करी, अरे संग तेरे साथ समय बिताने का ख्वाब देखा और तुझे अपना बनाने की कभी कोशिश ही नहीं करी, बस तेरा ही हो जाने का ख्वाब देखा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन।